हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम 2022 एसटेट एग्जाम के सीडीपी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चाहे आप एसटेट या किसी और टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये डेफिनेटली ये सेशन आपकी हेल्प करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था? विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है। पियाजे जो कि एक फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर काम किया था। इसके साथ साथ उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट के पे भी काम किया था। पियाजे ने बच्चों की थिंकिंग और उनकी मॉरल अंडरस्टैंडिंग को दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया था। हेटेरोनोमस मोरालिटी, बेसिकली ये दूसरों पर डिपेंड मोरालिटी है। छोटे बच्चे जो 4 से 7 साल की होते हैं, उनमें ये नैतिकता पाई जाती है। बच्चे मानते हैं कि जो रूल जो होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि अगर मैंने, जैसे एग्जांपल हमने, उनको ये लगता है कि मैंने अगर कोई चीज़ तोड़ी तो मुझे डांट पड़ना निश्चित है। ऑटोनोमस मोरालिटी जो सेकंड टाइप की मोरालिटी है, स्वायत्त नैतिकता भी इसको बोलते हैं। ये बड़े बच्चों, जो 10 साल या उससे ऊपर के बच्चे हैं, उनके अंदर ये नैतिकता देखने को मिलती है, ये मोरालिटी पाई जाती है। बच्चे इस एज में समझने लग जाते हैं कि रूल जो है वो बातचीत या फिर नेगोशिएशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बदले जा सकते हैं। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वाइगोत्स्की जो है, इनका फोकस था सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के ऊपर, जो थ्योरी हमें बताती है कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज के जरिए सीखते हैं। फ्रॉइड की बात करें, इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की थ्योरी पे काम किया था। उन्होंने नैतिकता यानी मोरालिटी को सुपर ईगो यानी कि नैतिक विकास से जोड़ा था। बेंडूरा ने सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बच्चे दूसरों को देखकर यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग से सीखते हैं। इनकी थ्योरी को हम इमिटेशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। So option number 1 will be the right answer. क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे, टर्टरी सर्कुलर रिएक्शन डेवलप ड्यूरिंग। पियाजे की जो सेंसरी मोटर स्टेज है, ये जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की पहली स्टेज है, जो 0 से 2 साल की एज के बच्चों में होती है। इस स्टेज में बच्चा अपनी सेंसेस और मोटर स्किल्स के माध्यम से दुनिया को समझता है। ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज और सर्कुलर रिएक्शंस यानी कि चक्रीय प्रतिक्रियाएं, पियाजे ने इस स्टेज को 6 सब स्टेजेज में डिवाइड किया था, जिसमें से टर्टरी सर्कुलर रिएक्शन जो है वो फिफ्थ सब स्टेज में आते हैं। ठीक है, यह स्टेज जो है 12 से 18 महीने की एज में होती है। इस दौरान बच्चा ट्रायल एंड एरर के जरिए नई चीजें सीखता है। वह एक ही एक्शन को बार बार अलग अलग तरीकों से करके देखता है, सो दैट वो रिजल्ट्स का रिएक्शन समझ सके। एग्जाम्पल इसका अगर हम लें तो बच्चा बार बार कोई खिलौना जमीन पे गिराता है, देखता है कि वैसे किस तरीके से गिरता है, या फिर क्या क्या चेंजेज आते हैं, खिलौना टूटता है या नहीं टूटता। ठीक है, वह नई 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 चीज़ों को सर्च करने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट लेने लगता है। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है, ये 2 से 7 साल की एज की है। इसमें बच्चों की सोच जो है वो प्रतीकात्मक यानी कि सिंबॉलिक होती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है, ये 7 से 11 साल की एज है। इसमें बच्चे लॉजिकल एंड कंक्रीट थिंकिंग करते हैं। जो चौथा ऑप्शन है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ये स्टेज 12 साल या उससे ऊपर की है। इसमें बच्चे एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर, सेंसरी मोटर स्टेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू डेवलपमेंट? ठीक है, डेवलपमेंट को समझ लेते हैं पहले। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो माँ के गर्भ से लेकर जीवन के अंत तक चलती रहती है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट शामिल होते हैं, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। सभी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये ऑप्शन सही है, बिकॉज डेवलपमेंट जो है रुक रुक के नहीं होता, बल्कि ये कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है। इट इज यूनिडायमेंशनल, ये गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल होता है। एग्जाम्पल देखें तो एक बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट जो हो रहा है, तो साथ में मेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट भी तो हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डेवलपमेंट के हिसाब से सही नहीं है। इसमें संचयी प्रवृत्ति होती है, इट इज कम्युलेटिव इन नेचर, सही है, क्योंकि डेवलपमेंट में पहले के अनुभव और सीखने को जोड़कर नया डेवलपमेंट बनता है। इसका एग्जाम्पल हम लें, जैसे बच्चा अगर भाषा सीखता है तो पहले वो शब्द सीखता है, फिर शब्द से वाक्य बनते हैं और फिर वो धीरे धीरे भाषा की लर्निंग उसके अंदर डेवलप होती है। चौथा ऑप्शन जो दिया है, इसमें देर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट,
सही है, क्योंकि हर बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसकी बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी कहें हम, एनवायरनमेंट, और उसके एक्सपीरियंसेस के आधार पर अलग अलग हो सकता है हर बच्चे का। ठीक है, एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर शारीरिक रूप से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसका सामाजिक या फिर इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल या फिर इमोशनल डेवलपमेंट उतनी स्पीड से ना हुआ हो एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। सो ऑप्शन नंबर 2, इट इज यूनिडायमेंशनल, ये विकास के संदर्भ में ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी डेवलप्स इन द स्टेज, उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था है। पहले हम रिवर्सिबिलिटी को जान लेते हैं। रिवर्सिबिलिटी एबिलिटी क्या मतलब है कि बच्चा यह समझ के कि एक एक्शन जो है उसको उल्टा किया जा सकता है, रिवर्स करके हम वापस इनिशियल पोजीशन में ला सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 4 + 3 = 7 होता है, तो बच्चा यह समझने लगता है कि 4 और 3 जुड़कर अगर 7 बनते हैं, तो 7 में से अगर 4 या 3 निकाले जाए तो वाइस वर्सा उसका रिजल्ट 7 में से 3 निकालेंगे तो 4 आ सकता है। इस टाइप की थिंकिंग उसमें डेवलप होती है। और किस स्टेज में ये एबिलिटी डेवलप होती है? ये होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के दौरान। ये एबिलिटी जो है इसमें बच्चा 7 से 11 साल की एज में होता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। इस स्टेज में बच्चे तार्किक सोच यानी कि लॉजिकल थिंकिंग जो है डेवलप करने लग जाते हैं। बाकी स्टेज की अगर बात करें, प्री ऑपरेशन स्टेज 2 से 7 साल, बच्चा सिंबॉलिक थिंकिंग करता है लेकिन लॉजिकल और रिवर्सिबिलिटी की समझ यहाँ पे डेवलप नहीं होती है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है 11 साल से ऊपर की है, इसमें एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग में बच्चा आ जाता है। सेंसरी मोटर स्टेज ये तो 0 से 2 साल की है, इसमें बच्चा अपनी सेंसेस एंड फिजिकल एक्टिविटी के जरिए ही सीखता है। सो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज विल बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। निकटता के सिद्धांत की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हैज बीन गिवन बाय, ये काफी इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी, ये हर बार इससे जुड़ा हुआ कोई ना कोई क्वेश्चन हम देख पाते हैं। ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी दिया था वर्दीमर ने। पहले हम ये जान लेते हैं एक बार लॉ ऑफ वर्दीम, ये लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी है क्या। ये गेस्टाल्ट थ्योरी का एक मेन पार्ट है, और इस थ्योरी के हिसाब से जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास होते हैं तो हमारा दिमाग उन्हें एज ए ग्रुप देखने की टेंडेंसी रखता है। एग्जाम्पल, यदि हम बहुत सारे डॉट्स को पास पास में देखें तो हम उसको एक पैटर्न या फिर एक ग्रुप मान लेते हैं। वर्दीमर और गेस्टाल्ट थ्योरी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मैक्स वर्दीमर जो कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के फाउंडर्स में से एक थे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का मेन फोकस था कि हम ऑब्जेक्ट्स को एज ए होल देखते हैं, न कि उनके पार्ट्स के रूप में। गेस्टाल्ट थ्योरी के बाकी लॉज को भी एक बार देख लेते हैं। लॉ ऑफ सिमिलरिटी यानी कि समानता का सिद्धांत, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता का सिद्धांत, और लॉ ऑफ क्लोजर बंधुता का सिद्धांत इनको बोलते हैं। बाकी ऑप्शन को भी एक बार देख लेते हैं। थॉर्नडाइक, उन्होंने लर्निंग के ट्रायल एंड एरर मेथड एंड लॉ ऑफ इफेक्ट दिया था। ठीक है। पावलो, क्लासिकल कंडीशन हम जानते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी जिसमें बैल का बजना और कुत्ते के मुंह में लार आना, इसको तो शायद ही कोई भूलता होगा। स्किनर, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी पे काम किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 वर्दीमर विल बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिच्छेद बिंदु पर है? द स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सोशल साइकोलॉजी क्या है? देखो, सोशल साइकोलॉजी स्टडी करती है कि लोग दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, सोसाइटी उनकी थिंकिंग एंड बिहेवियर को कैसे इफेक्ट करती है। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी है, इसमें हम वर्क प्लेस में एम्प्लॉयज के बिहेवियर एंड प्रोडक्टिविटी की स्टडी करते हैं। सो चाइल्ड डेवलपमेंट से इसका कोई लेना देना है नहीं। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर एंड वर्क कल्चर के बारे में। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट साइकोलॉजी की बात करें तो ये वो ब्रांच है जो ह्यूमन डेवलपमेंट के फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करती है। ये चाइल्डहुड से लेकर लेट अडल्टहुड तक ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में होने वाले चेंजेस को कवर करती है। ठीक है, इसका फोकस रहता है चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास पे, अडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था पे, और अडल्टहुड एंड एजिंग
वयस्कता और वृद्धावस्था। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी का रिलेशन क्या है वो आइए जान लेते हैं। साइकोलॉजी जो है किसी के बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करती है। चाइल्ड डेवलपमेंट जो है लाइफ की इनिशियल स्टेज है, इसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट पे फोकस रहता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी जो है इन दोनों के इंटरसेक्शन पे काम करती है। यह बच्चों की लर्निंग, थिंकिंग, इमोशन एंड सोशल स्किल्स को एनालाइज करती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट लैबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी? इसका राइट आंसर रहेगा विलियम वुंट। लेकिन इस क्वेश्चन की एक खास बात यह है कि एस्टेट ने 2022 में इस क्वेश्चन में बोनस मार्क्स दिया था। इट इज अप टू देम। आइए विलियम वुंट के बारे में जान लेते हैं। विलियम वुंट जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है और इन्होंने 1879 में 1879 में जर्मनी की लाइप्जिग यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की पहली लैब एस्टेब्लिश की थी इन्होंने। इस लैब में उन्होंने साइकोलॉजी को, जो कि पहले एक फिलोसफी का ही पार्ट माना जाता था, फिलोसफी से अलग करके इन्होंने एक इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में इन्होंने साइकोलॉजी को एस्टेब्लिश किया था। उनका मेन फोकस था मेंटल प्रोसेसेस की साइंटिफिक स्टडी करना। ठीक है। उनके अदर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें, संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में उन्होंने बात की थी। उन्होंने ये समझने की कोशिश की थी कि हमारे दिमाग को छोटे छोटे स्ट्रक्चर में डिवाइड करके इसकी स्टडी की जा सकती है, और उन्होंने मेंटल प्रोसेसेस का एनालिसिस करके इंट्रोस्पेक्शन का यूज किया था। उनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड था, वो उन्होंने मेंटल प्रोसेसेस को मेजर करने के लिए साइंटिफिक मेथड्स को यूज किया था। एग्जांपल जैसे इसका हम लें कि किसी व्यक्ति के रिएक्शन को मेजर करना। बाकी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। एल्डर एल्फर्ड, इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड इंडिविजुअल साइकोलॉजी पे काम किया था। सीरिल बर्ट की अगर बात करें, ये एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्टिंग के लिए ये जाने जाते हैं। जीन पियाजे जो है ये जाने जाते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए। तो विलियम वुंट इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट? पियाजे ने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था। सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 साल तक होती है, इसमें बच्चों में सेंसेस एंड मोटर स्किल्स के जरिए दुनिया को समझने की एबिलिटी डेवलप होती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस भी इसी स्टेज के दौरान आता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो 2 से 7 साल की एज में बच्चों में आती है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड सिंबॉलिक थिंकिंग की शुरुआत जो है इस स्टेज में होती है। बच्चे इसमें लॉजिक बेस्ड नहीं बल्कि इमेजिनेशन पे चलते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज की जो बात करें हम, ये 7 से 11 साल की स्टेज है। इसमें बच्चे कंक्रीट एंड लॉजिकल थिंकिंग करने लगते हैं। रिवर्सिबिलिटी और कंजर्वेशन जैसे कौशल इस स्टेज में बच्चे सीखते हैं। रिवर्सिबिलिटी की हमने बात की थी, जैसे किसी क्रिया और प्रतिक्रिया को वापस करके देखना। उसके बाद चौथी जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, ये 11 साल या उससे ऊपर है। बच्चे इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग का डेवलपमेंट करते हैं। जो लेटेंसी स्टेज है, ये सिगमंड फ्रॉइड के साइको एनालिटिकल थ्योरी का पार्ट था। फ्रॉइड के अनुसार ये स्टेज 6 से 12 साल के बीच होती है, जब बच्चा सेक्सुअल एनर्जी इसमें टेम्परेरी रूप से दब जाती है और सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं। सो गुप्तावस्था लेटेंसी स्टेज इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? इमेजिनरी ऑडियंस जो है ये रिलेटेड टू विच स्टेज? पहले आइए एक बार इमेजिनरी ऑडियंस के बारे में जान लेते हैं। यह एडोलसेंस के दौरान पाए जाने वाले कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का एक पार्ट है। इसे डेविड एल्काइंड ने अपनी बुक, उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ईगोसेंट्रिज्म इन एडोलसेंस में, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया था। इमेजिनरी ऑडियंस का मीनिंग जान लेते हैं। ये वो सिचुएशन है जब एडोलसेंस जो है ये फील करते हैं कि हर कोई उनकी ओर देख रहा है, उन्हीं के बारे में सोच रहा है और उनकी एक्टिविटीज को जो ओवरव्यू हो रहा है उनकी एक्टिविटीज का। ये एडोलसेंस के सेल्फ कॉन्शियस एंड ईगोसेंट्रिक बिहेवियर का एक रिजल्ट होता है। इस स्टेज के फीचर जान लेते हैं। द फीलिंग ऑफ अट्रैक्टिंग अटेंशन, ठीक है,
अडोलसेंस ये मानते हैं कि हमेशा ऑडियंसेस का जो सेंटर ऑफ अटेंशन हम ही है। एक्सेसिव सेल्फ अवेयरनेस उनमें आ जाती है। ये फीलिंग उन्हें कुछ ज़्यादा ही सेल्फ कॉन्शियस और कभी कभी इनसिक्योर भी बना देती है। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनकी थिंकिंग का जो डिस्टोर्शन है वो उनको ऐसा सच मानने देता है। एग्जाम्पल जैसे हम ले इसका, यदि किसी एडोलसेंट के कपड़े पर छोटा सा भी दाग लगता है तो उनको ये लगता है कि इस दाग पे ही सबका ध्यान है, हर कोई इसे देख रहा है, इसी के बारे में सोच रहा है। इससे उनमें एम्ब्रेसमेंट या फिर एंग्जाइटी जैसी सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 एडोलसेंस इसका सही जवाब रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में से किस विशेषता को इंगित करता है? अ चाइल्ड सेज द मून इज लाफिंग, इट इंडिकेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, ये वैसे एनिमिज्म का पार्ट है, और अब एनिमिज्म को हम एक बार देख लेते हैं ये क्या है। ये एक ऐसी कॉग्निटिव टेंडेंसी है जिसमें छोटे बच्चे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी लिविंग और सेंसिटिव मानते हैं। एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, तो वह चांद को एक इंसान की तरह फील करता है, इंसान की तरह समझता है, और जिसमें हंसने जैसी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। यह एनिमिज्म का एग्जाम्पल है। एनिमिज्म के डेवलपमेंट के बारे में बात करें तो एनिमिज्म की जो थॉट है वो विशेष रूप से पियाजे की प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उससे रिलेटेड है, 2 से 7 साल की उम्र में। इस स्टेज में बच्चे दुनिया को अपनी इमेजिनेशन और थिंकिंग के हिसाब से देखते हैं, और वो मानते हैं कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी हमारी तरह ही सेंसिटिविटीज और थॉट्स होती है। जैसे अभी यहाँ पे कह रहा है कि चांद हंस रहा है, तो बच्चा ये सोचता है कि चांद के पास भी फीलिंग है, इमोशंस है और पर्सनैलिटी है, जैसे किसी इंसान के पास होती है। एनिमिज्म के दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक बच्चा जब किसी टेबल से अगर बच्चे को चोट लग जाए तो उसकी माँ कहती है लो हम टेबल को मारते हैं। बच्चे को लगता है कि टेबल को भी वैसे ही दर्द होगा जैसे उसको दर्द हुआ था, तो बच्चा शांत हो जाता है। ठीक है। दूसरा, बच्चा किसी टेडीबियर से बात करता है, जैसे तुम मेरे साथ खेलोगे या फिर ये वो, तो इस तरीके से बच्चा उनको भी हमारी तरह ही लिविंग मानता है। तो इसका जो है एनिमिज्म राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग? ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है एक थ्योरी है जो बीएफ स्किनर ने डेवलप की थी। इस थ्योरी के हिसाब से किसी भी बिहेवियर को बढ़ाने या घटाने के लिए रिजल्ट यानी कि इन्फोर्समेंट्स और पनिशमेंट्स का यूज किया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में बेसिकली 2 टाइप के इन्फोर्समेंट होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव इन्फोर्समेंट क्या है? इसका मतलब है कि कोई अनडिजायर्ड सिचुएशन या फिर एक्साइटमेंट को हटाना, जिससे डिजायर्ड बिहेवियर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। एग्जाम्पल हम लें तो टीचर बच्चों को टाइम से पहले काम खत्म करने पर उन्हें डांटना बंद कर देता है, तो बच्चों को टाइम पे काम पूरा करने की आदत पड़ जाती है। यहाँ टीचर का जो डांटने का नेगेटिव इन्फोर्समेंट था वो हटाया गया है, जिसमें बच्चों को डिजायर्ड बिहेवियर यानी कि टाइम पे काम खत्म करना, टाइम पे अपना काम पूरा कर लेना, ये बढ़ता है बच्चों में। और नेगेटिव इन्फोर्समेंट और डिजायरेबल बिहेवियर की बात करें तो नेगेटिव इन्फोर्समेंट जो है वो डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाता है, क्योंकि ये व्यक्ति को अनडिजायरेबल या नेगेटिव स्टिमुली से बचने के लिए, याद रखें इसमें नेगेटिव स्टिमुली से बचने के लिए एक अच्छे बिहेवियर को करने के लिए मोटिवेट करता है। इसको बच्चों पनिशमेंट के साथ मत जोड़ना। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा अगर अपना होमवर्क टाइम पे करता है तो उसकी माँ उसको टीवी देखने की परमिशन देती है या फिर बाहर खेलने जाने की परमिशन दे देती है। तो यहाँ टीवी देखने की परमिशन है या जो बाहर जाके खेलने की परमिशन है जो कि बच्चे को पसंद है, और उस चीज़ को पाने के लिए बच्चा बिहेवियर यानी कि जो उसका होमवर्क करना है वो उसको बढ़ाता है। बाकी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। एक बार सीखा गया व्यवहार कभी भूला नहीं जा सकता, यह स्टेटमेंट गलत है। लर्न बिहेवियर भी भूला जा सकता है अगर उसको हम रिइंफोर्स ना करें, रिपीट ना करें। पुनिशमेंट इज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पुनिशमेंट एक नेगेटिव प्रोसेस है जिसका पर्पज अनडिजायरेबल बिहेवियर को घटाना है, जबकि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जो है उसका पर्पज डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाना है। नेगेटिव इन्फोर्समेंट जो है इंक्रीजेज अनडिजायरेबल बिहेवियर, यह भी गलत है। नेगेटिव इन्फोर्समेंट जो है अनडिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाने के बजाय डिजायरेबल बिहेवियर को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 नेगेटिव इन्फोर्समेंट इंक्रीजेज डिजायरेबल बिहेवियर इसका सही जवाब होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बालक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट वाज फाउंडेड बाय हुम? चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट जो है ये एक टाइप का प्रोजेक्टिव साइकोलॉजी टेस्ट है
जिसमें जो हेनरी ए ब्लाक ने डेवलप किया था। इस टेस्ट का पर्पज जो है बच्चों के मेंटल सिचुएशन और पर्सनैलिटी को समझना है। इसमें बच्चों की फीलिंग्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस को एक बेहतर तरीके से जानने के लिए डिजाइन किया गया। इसको होता क्या है कैट में, कैट एक टाइप का जो टेस्ट है, बच्चों को कुछ इमेजेस इसमें दी जाती हैं जो यूजुअली इंसान या फिर एनिमल के रूप में दिखती हैं। इनमें से कुछ स्पष्ट होती हैं और कुछ इमोशनल या फिर अस्पष्ट होती हैं, जो चैलेंजिंग सिचुएशन पैदा करती हैं बच्चों के लिए उनको समझने में। बच्चा उन इमेजेस को देखकर अपने थॉट्स, एक्सपीरियंसेस या फिर स्टोरीज बनाता है। जो उसने इमेज देखी उसके बाद उसको अपने विचार व्यक्त करने के लिए बोला जाता है, अपने एक्सपीरियंसेस उनको देख के कैसा लगा, या फिर उसके ऊपर स्टोरी बताता है बच्चा। तो इससे उनकी मेंटल सिचुएशन ये जो उसकी इंडिकेट करता है। बाकी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। थर्स्टन ने जो है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और साइकोलॉजी में मेंटल एबिलिटीज के अलग अलग डायमेंशन में स्टडी में कंट्रीब्यूशन किया था। थॉर्नडाइक का जो काम था वो मेनली ऑपरेंट बिहेवियर और लर्निंग थ्योरी पे था। अल्पोर्ट ने पर्सनैलिटी और सोशल साइकोलॉजी के एरिया में कंट्रीब्यूशन दिया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन रहेगा बेलक, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 13, उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हु प्रोपाउंडेड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी? अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी जो है ये डॉक्टर डेविड मैक्लीलैंड ने दी थी। इस थ्योरी में व्यक्ति की अचीवमेंट की जो टेंडेंसी है उस पे और मोटिवेशन के ऊपर फोकस किया गया था। मैक्लीलैंड ने बताया था कि डिफरेंट लेवल्स पर अपनी सक्सेस की जो एस्पायरेशन है और मोटिवेशन से लोग कैसे मोटिवेट होते हैं। अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी के जो मेन एलिमेंट्स हैं उसमें ये थ्योरी हमें बताती है कि चैलेंजेस को फेस करते हुए सक्सेस हासिल करने की जो चाहत है उसको सामना करते हुए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं लोग, तो ऐसे लोग उच्च स्तर की उपलब्धियों को भी पा लेते हैं। इसके मेन फैक्ट जो हैं, 3 मेन फैक्ट थे मैक्लीलैंड की थ्योरी के: नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर। बाकी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। अब्राहम मास्लो ने जो हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी दी थी। कर्ट लेविन ने जो दिया था वो पर्सनल और सोशल डायनेमिक्स में उन्होंने काम किया था। हार्जबर्ग ने जो है साइकोलॉजिकल मोटिवेशन की थ्योरी पे काम किया था, जिसमें हार्जबर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी भी उनकी हार्जबर्ग की कहा जाता है उसको। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1 मैक्लीलैंड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। श्रृंखलन संप्रत्य आधारित है। द कंसेप्ट ऑफ चेनिंग इज बेस्ड ऑन। चेनिंग जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पे बेस्ड है, जो बीएफ स्किनर ने डेवलप की थी। चेनिंग एक प्रकार की सेंसरी या फिर बिहेवियरल कंडीशनिंग है जिसमें एक बिहेवियर को दूसरे बिहेवियर के साथ जोड़ा जाता है। जिसमें एक चेन की तरह कई छोटे छोटे बिहेवियर्स को एक साथ जोड़ने की प्रोसेस शामिल है, जिसमें इंसान या फिर एनिमल एक कॉम्प्लेक्स काम को पूरा करता है। छोटे छोटे बिहेवियर, छोटे छोटे काम को जोड़ के एक बड़ा काम करना। जैसे चेनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में खुद के कामों के आधार पर बिहेवियर को और मजबूत किया जाता है। चेनिंग में पर्सनल बिहेवियर को सीक्वेंस में जोड़कर मोर कॉम्प्लेक्स कामों को सिखाया जाता है। इस थ्योरी के हिसाब से एक पॉजिटिव रिजल्ट्स के द्वारा किसी स्पेशल बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है और यह प्रोसेस चेनिंग का हिस्सा होती है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये पावलो ने दी थी, जिसमें एक रिफ्लेक्स और एक स्टिमुलस को से जोड़ने की प्रोसेस होती है, जैसे पावलो के कुत्ते वाला प्रयोग। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो थी, ये थ्योरी बेंडूरा ने दी थी, जो बताती है कि लोग दूसरों को देखकर सीखते हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ये थी थॉर्नडाइक ने, जिसमें कोई व्यक्ति किसी काम को ट्रायल एंड एरर के माध्यम से सीखता है। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ट्राई डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज प्रोपाउंडेड बाय। थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो दी थी ये गिलफर्ड ने दी थी। इस थ्योरी में इंटेलिजेंस को विभिन्न 3 डायमेंशन में बांटा गया था। गिलफर्ड की ये थ्योरी कहती है कि इसमें इंटेलिजेंस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स है, जिसमें 3 डायमेंशन आते हैं, यानी कि ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इसके माध्यम से इस थ्योरी को समझा जाता है। बाकी ऑप्शन को एक बार देख लेते हैं। एडवर्ड थॉर्नडाइक ने जो है इंटेलिजेंस पे काम किया था, लेकिन उन्होंने ट्राई डायमेंशनल थ्योरी जो नहीं दी थी, उन्होंने सोशल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट पे काम किया था। ठीक है, तो स्पीयरमैन की बात करें अगर, चार्ल्स स्पीयरमैन ने जो है सामान्य बुद्धि और विशेष बुद्धि, जी फैक्टर और एस फैक्टर की थ्योरी पे काम किया था।
थर्स्टन की जो बात करें इंटेलिजेंस में, उन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की जो 7 फैक्टर की थ्योरी दी थी वो गिलफर्ड की जो है ट्राई डायमेंशन थ्योरी से बिल्कुल अलग है। सो इसका सही जवाब रहेगा गिलफर्ड, ऑप्शन नंबर 2। तो ये था आज का सेशन जिसमें हमने 2022 का एसटेट पीआरटी के पेपर का सीडीपी सेक्शन के कुछ क्वेश्चन कवर किया 1 से लेकर 15 तक। होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इस पेपर के बाकी क्वेश्चन को भी हम जल्द लेके आएंगे और इसके एक साथ डिस्कस करते हैं। फिर किसी प्रकार की क्वेरी या फिर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। सेशन आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।